हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड और पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। बेसिक थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है। देखते हैं क्या आपकी प्रिपरेशन का लेवल है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आज के प्रीमिक्स की, जहां पर बहुत सिंपल चीज पूछी जा रही है कि बताइए राइट टू फ्री ट्रायल कौन सी आर्टिकल द्वारा डील किया जाएगा। 4 ऑप्शन दी गई हैं, 22, 21, 20 या 19। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 21। कि आर्टिकल 21 हमारे भारत के संविधान का क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपका डिप्राइव नहीं रहेगा ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो अगर फ्री ट्रायल नहीं रहेगा तो मतलब एक तरीके से जो उनकी हम कह सकते हैं दैट ही इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, तो वहां पर आपका आर्टिकल 21 वायलेट हो सकता है। तो किसके आधार पर? आर्टिकल 21 के आधार पर राइट टू फ्री ट्रायल आपका इंश्योर किया जाता है। तो बेसिक सी बात करें राइट टू फ्री ट्रायल, जैसे कि हमने बात की कि फ्री ट्रायल यहां पर क्या रहेगा कि जो वहां ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा जज द्वारा वो एक इम्पार्शियल वे में कंडक्ट किया जाए। ठीक है जी। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है वेदर अ ट्रायल इज फेयर और नॉट, तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो बेसिकली यहाँ पर प्रोसीजर सेटअप किया गया है बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो उसी के आधार पर ये सब चीजें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है जी। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई कि हमारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके आधार पर भी जो हमारा आर्टिकल 10 है, तो वहाँ पर भी आपको बात रखी गई कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वालिटी टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग। ठीक है जी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी इंश्योर की गई है हमारे आर्टिकल 21 के थ्रू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं इट प्रिवेंट्स लीगल असम्पशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। बताइए कौन से रिट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है? सर्चुलरी मैंडेमस को वारंटो, यहाँ पर प्रोहिबिशन। तो थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी कोवरेंटो। ठीक है जी। कि कोवरेंटो क्या कहता है बेसिकली कि बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस को इनलीगली वहां पर यूज कर रहा है तो बेसिकली वहां पर कोवरेंटो रिट आपकी यूज की जा सकती है कि किस वारंट, किस अथॉरिटी के आधार पर आप इसे यहां पर यूज कर रहे हैं। तो जो ये रिट है, तो जो कोर्ट यहाँ पर इसे यूज करता है किसी भी व्यक्ति का अगेंस्ट, तो कब यूज करेगा कि अगर वो पब्लिक ऑफिस वहां पर होल्ड कर रहे हो और उनसे पूछ रहे हो कि क्या अथॉरिटी है आपकी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए, तो किस तरीके से यूज किया जाता है। बट खास बात क्या है कि सिर्फ आपका एक प्राइवेट ऑफिस के लिए यूज नहीं किया जाता, पब्लिक ऑफिस के लिए किया जाएगा। तो कौन सी कंडीशंस रहेंगी वो आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस हैं। आई होप आपने पढ़ी भी हो। ठीक है जी। अगर नहीं पढ़ी है तो अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिए। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति रहेगा वहां पर, वो रॉन्गफुली अज्यूम किया होगा उन्होंने पब्लिक ऑफिस, ठीक है जी, उनकी जो आईडी है वो फेक रहेगी, तो वहां पर भी कर सकते हैं। जो टर्म ऑफ पब्लिक ऑफिस है वो आपका परमानेंट नेचर का है। ठीक है जी। तो ये सब बेसिक से आपके क्राइटेरिया या कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल होंगी तभी आपकी रिट वहां पर इशू की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन मार्शल लॉ से रिलेटेड अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। आपको दी गई है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर करेक्ट है। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपका एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है मेड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द मार्शल लॉ, वो आपका किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सेकंड में कह रहे हैं आर्टिकल 34 में क्लियरली डिफाइन किया गया है मार्शल लॉ और उसके स्पेसिफिक प्रोविजंस। और थर्ड में कह रहे हैं कि जो बेसिकली मार्शल लॉ है सस्पेंड करता है सरकार को और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को। तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। कि जो आपका एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी रहेगा, एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के आधार पर क्या रहता है? इंडेमिनिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर इस पूरे एक्ट का मतलब कि सरकार द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा वहां पर कोई लॉ पास किया गया जिसके चलते कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई आपका वहां पर अपराध किया बट उससे वहां पर उसे बचाया जा रहा है। तो अगर मार्शल लॉ के दौरान कोई भी सिविल सर्वेंट आपका कोई ऐसा एक्ट कंडक्ट करता है जो कि क्रिमिनल बाय नेचर है बट ऑन द ग्रेटर गुड, वहां पर पार्लियामेंट उसे वहां पर ये लेती है एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी लगाते हुए कि जी नहीं इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, मार्शल लॉ के तहत अपनी ड्यूटी पूरी की है, तो बेसिकली वहां पर उस व्यक्ति को वो बचा सकते हैं। ठीक है, या उस सिविल सर्वेंट को वहां पर बचा सकते हैं। तो ये जो एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी रहेगा किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि अगर किसी के यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट हो रहे हों। ठीक है जी। बात आती है मार्शल लॉ के बारे में, तो ये आपका डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी, ना है आर्टिकल 34 में या फिर कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है।
उसके अलावा जब आपका मार्शल लॉ लगाया जाता है तो आपकी जो सरकार और जितने भी आपके ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स रहते हैं तो वो वहां पर सस्पेंड हो जाते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट थी, उसके आधार पर ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली जो आपका आर्टिकल 33 है वो डिफाइन नहीं करता मार्शल लॉ और उसके स्पेसिफिक प्रोविजंस। आर्टिकल 33 क्या एम्पावर करता है पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉग फोर्सेज। ठीक है जी। तो मार्शल लॉ क्या है, तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से है, तो ये जो हमारा इंग्लिश कॉमन लॉ है वहां से बोरो किया गया है। तो हालांकि जो एक्सप्रेशन है मार्शल लॉ कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई है, बट इसका लिटरल मतलब क्या हुआ, मिलिट्री रूल, कि बेसिकली जहां पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है अब वो मिलिट्री अथॉरिटीज द्वारा आपकी कंडक्ट की जा रही है, वहां पर बेसिकली वही उसे रन कर रहे हैं, तब आपका ये मार्शल लॉ वहां पर कहला जाता है। तो बेसिकली इसमें आपके जितने भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनके अपने आधार से रहेंगे, और जो ऑर्डिनरी लॉ रहेगा उसको वहां पर वो खारिज कर देंगे, अपने ही जो उनके मिलिट्री रूल्स होंगे वो वहां पर एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें आपके जितने भी ऑर्डिनरी लॉ रहते हैं या फिर जो सरकार रहती है वो सस्पेंड कर दी जाती है मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स द्वारा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें कि मार्शल लॉ कब इंपोज किया जा सकता है, एट टाइम्स ऑफ वॉर, इन्वेजन, राइट, स्ट्राइक, रिवोल्ट सिचुएशन को याद आती है, तब आपका वहां पर मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी क्या दोनों में कुछ फर्क है। तो अगर आप लक्ष्मीकांत में जाएं, किताब खोलें, वहां पर एक बहुत ही स्पेसिफिक सा टेबल दिया गया है जहां पर आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस पता लग जाएंगे। तो जाके जरूर रेफर कीजिए, आपका ये होमवर्क है आज का, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का फोर्थ क्वेश्चन जहां पर बात हो रही है। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन कौन से इनमें से राइट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं टू बोथ सिटीजंस एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। ठीक है जी। 3 ऑप्शन दी गई हैं, 4 कोड दिए गए हैं। पहले हम कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। सेकंड में कह रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, और थर्ड में कह रहे हैं राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बताइए इनमें से तीनों राइट्स में से कौन कौन से जो कि दोनों के लिए अवेलेबल हैं, सिटीजंस के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि तीनों के तीनों आपके अवेलेबल हैं, दोनों ही फॉरेनर्स और सिटीजंस को। तो वही आपकी लक्ष्मीकांत में भी अगर आप एक जो हमारा स्टैंडर्ड सोर्स रहता है पॉलिटी पढ़ने के लिए, तो वहां पर आपको एक टेबल की फॉर्म में दिया गया है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं टू बोथ सिटीजंस एज वेल एज फॉरेनर्स। ठीक है जी। तो वहीं आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जिसे आप जाके वहां पर अपने नोट्स में कंपाइल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपके दोनों के लिए अवेलेबल है। फिर वहाँ पर जो आपका फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ये भी आपका दोनों के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ आपका थोड़ा ट्रैप सेट हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये तो सिटीजन्स के लिए रहेगा, ये आपके फॉरेनर्स के लिए नहीं रहेगा, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल रहता है। ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है उससे रिलेटेड अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं आर्टिकल 29 के बारे में कि ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। सेकंड में कह रहे हैं जो टर्म माइनॉरिटी है वो डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड में कह रहे हैं जो आपकी पॉलिटिकल स्पीचेज या प्रोमिसेस रहते हैं बेसिकली जो जनता को किए जाते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो बेसिकली वो आपका करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर भी माना जाता है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। ठीक है जी। तो यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर बताइए कौन कौन सी हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, और वही यहां पर सिर्फ अकेली ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। बेसिक स्टेटमेंट से आपको पता ही आर्टिकल 29 के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो इजीली बता सकते हैं जो हमारे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपका आर्टिकल 29 बेसिकली लगाया गया है। सेकंड, जो माइनॉरिटी टर्म है ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं की गई, वहां पर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में कहा जाता है। उसी तरीके से जो आपकी पॉलिटिकल स्पीचेस या प्रोमिसेस जो हैं, जो कि बेसिकली काफी ऐसे नेता रहते हैं अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वहां पर इंप्रेस करना है, वो चाहते हैं कि उनका वोट बैंक उनको वहां पर मिल जाए, तो इस तरीके के प्रोमिसेस वहां पर किए जाते हैं। तो बेसिकली इन्हें करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर नहीं माना जाता अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। क्यों नहीं माना जाता, डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने बात की माइनॉरिटी टर्म आपकी कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, आर्टिकल 29 में आपको बताया गया है कि बेसिकली कोई भी आपका सेक्शन ऑफ द सिटीजन रहेगा। अब ये यहां पर यूज की है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैव अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो यहां पर माइनॉरिटी की बात नहीं की गई, किसी भी सेक्शन के बारे में बात की गई है।
ठीक है जी। तो उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो स्कोप ऑफ आर्टिकल है इट इज नॉट नेसेसरली रिस्ट्रिक्टेड टू द माइनॉरिटीज, जो कि हम कॉमनली अज्यूम करते हैं, क्योंकि यहां पर सेक्शन ऑफ द सिटीजंस कहा जा रहा है, माइनॉरिटी वाला वर्ड यूज नहीं किया जा रहा, वो जनरली इंटरप्रिटेशन के लिए यूज की जाती है। तो ये जो आर्टिकल है, जो यहाँ पर प्रिजर्वेशन की बात की गई है, लिंग्विस्टिक या फिर जो आपके रिलीजियस, तो ये दोनों के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए भी, मेजॉरिटी के लिए भी, कि दोनों अपने वहां पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसी के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये भी कहा है कि राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड करता है कि राइट टू एजिटेट भी किया जा सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। तो उसी के चलते अगर कोई भी पॉलिटिकल रैली वहां पर हो रही है जिसके आधार पर कोई भी वहां पर नेता या कोई भी हमारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है या कोई भी आपके एमएलएज हैं, वो वहां पर अपना बेसिकली वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए ही या फिर वहां पर अपनी जनता से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि जी नहीं हम इस लैंग्वेज को जरूर बचाएंगे, तो वो आपका करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर नहीं आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951 के आधार पर, क्योंकि वहां पर उनके पास राइट टू एजिटेट बिल्कुल है अगर वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को वहां पर प्रिजर्व करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो यही सिंपल से क्वेश्चन थे आज के 5, जो कि फंडामेंटल राइट से थे, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आप में से यहाँ पर सभी ने अच्छा परफॉर्म किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और जैसे कि हमने बात की मार्शल लॉ और आपके नेशनल इमरजेंसी के डिफरेंस के बीच में, तो उसके बारे में जरूर जाके पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है जी। और इसी तरीके से रेगुलरली जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अभी आपका फंडामेंटल राइट्स आज डिस्कस हुआ है, फिर आगे जाते हुए आपका डीपीएसपी आएगा, वैसे वैसे आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं हम वो सारी कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ताकि एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट भी आए कि हाँ जी हमारा यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन तैयार हो चुका है एग्जाम का, साथ के साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी करते रहें, क्या ताकि अगर आपको लगे कि जी नहीं मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो जरूर कोई ना कोई ऐसा सेक्शन रहा होगा आपकी पढ़ाई में, आपके नोट्स में, जो कि आप मिस कर चुके होंगे, तो आप जाके अपने नोट्स को भी इस पूरी प्रैक्टिस के थ्रू वहां पर रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 2022 का जो टारगेट रखा है हम डेफिनेटली अचीव करेंगे और मिलकर अचीव करेंगे। और रेगुलरली प्रैक्टिस तो करनी ही है, ये नहीं रखना है कि जब एग्जाम नजदीक आएगा तब हम प्रैक्टिस करेंगे, जी नहीं, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते रहिए। 5 क्वेश्चन होते हैं, हार्डली 10 से 15 मिनट का लेक्चर होता है जिसमें 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो ये ज़्यादा समय तो बिल्कुल नहीं लगेगा, बट आपको एक फीडबैक जरूर मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से हो रही है। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।